वो एक शटअप कॉल आज भी अमेरिका को याद है। अमेरिका इंडिया को आंखें दिखाने से डरता है क्योंकि ना तो वो अमेरिका का सर खरीद गुलाम है और ना ही वो अमेरिका से कर्जे लेकर पलता है। बाकी चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इंडिया ना इस वक्त चाइना का बाप है। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? क्यों कर रहे हैं इंडिया कर रही है? ठीक है, हमारा दुश्मन थोड़ी है इंडिया। क्यों हमें ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारा दुश्मन। इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है, बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। नमस्कार दोस्तों, इंडिया से बड़ा बड़ा कंट्री डरता है। जैसे चाइना, अमेरिका इंडिया को कोई आँख नहीं दिखा सकता है। चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी आवाम से। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो मैं कहती हूँ बेमिसाल है, उसकी जितनी तारीफ़ भी की जाए कम है। और इसका क्रेडिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को भी जाता है। आप बात कर रहे हैं यहाँ ब्रह्मोस मिज़ाइल की, तो यह वही मिज़ाइल है जो कुछ साल पहले मियाँ चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में मिस फायर हो गया था और बाद में जो है इंडिया ने इस पर एक्शन लेते हुए अपने कुछ अफसरान को जो है वो बरतरफ भी कर दिया था। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इसकी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरेबिया में जब इंडिया ने अपना डिफेंस शो किया तो वहाँ सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की थी। तो ये बड़ा एक कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है। और अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया इसको डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है, बल्कि डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहा है और बहुत सारी चीज़ें रशिया के ताउन से बनाई जा रही हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की तो मैं कहती हूँ बात ही ना करें, ये वही मिसाइल है जो हम खा चुके हुए हैं। इंडिया से बजाइए, गोरी कौन था, अच्छा। गजनी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में वक्त के साथ साथ बहुत जो है डेवलपमेंट कर रहा है। अब आई डोंट नो इंडिया को इस डिफेंस सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत क्या है। दूसरा आपने बताया कि चाइना के साथ भी उनके मामला हो रहे हैं, उनको भी डिफेंस सेक्टर में जो है इंडिया हेल्प आउट कर रहा है। तो देखिए वियतनाम क्या कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा झगड़ा चाइना के साथ चल रहा है, लेकिन एक साइड पे अजीत डोल जाते हैं, वहाँ तिजारत की बात भी करके आते हैं, और दूसरी साइड पर वो इजीली वो कह रहे हैं कि हम आपको भाई $700 मिलियन में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलिपीन का भी बॉर्डर चाइना को लगता है। आप क्या समझते हैं कि इंडियन अवाम और इंडियन हुकूमत के क्या ज़हन में चल रहा है? चाइना के साथ तिजारत भी, और जो उनके बॉर्डर के ऊपर मुल्क है उनको डिफेंस सिस्टम में भी मजबूत करता जा रहा है इंडिया। देखिए इंडिया की ना एक पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया इस पॉलिसी के मद्देनज़र जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है और आगे लेकर चलता है। पिछले दिनों आपको याद होगा रशिया के अंदर एक ब्रिक्स मीटिंग थी जहां इंडिया और चाइना ने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। नो डाउट हम देख रहे हैं कि लद्दाख के मसले के बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होती है। तो दोनों ने सोचा अगर हम इस ट्रेड को ओपनली करके खुल के एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें तो इनमें कबाहत क्या है। तो नो डाउट इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंस के हवाले से भी दूसरे ममालिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। और तिजारत तो आपको पता ही है इंडिया हर मुल्क के साथ कर रहा है, इस्लामी ममालिक उसमें सरे फहरिस्त हैं। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब ये रहेंगे के जमीन पर, इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। इंडिया नहीं आ रही, हमारे मुल्क से चली गई। अब आप डॉक्टर यूनुस को भाई क्यों पाकिस्तान बुला रहे हैं? मेरी कुछ इंडियन से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं, मतलब उनकी ये सोच है, उनकी आवाम की ये सोच है कि हम चाइना से जितनी मर्जी तिजारत कर लें, चाइना कभी ना कभी हम पर हमला ज़रूर करेगा। आप क्या समझती हैं कि अगर चाइना इंडिया पर हमला करता है तो नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे चाइना को? देखें चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इंडिया ना इस वक्त चाइना का बाप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह से कोई बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि इंडिया पर हमला करे। देखें अब ना टेक्नोलॉजी की जंग रही है, अब ये असलों की हथियारों की जंग नहीं रही। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया का मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं किया क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर्स होंगी और आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर वॉर होगी ये किसी एक छोटे खित्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसके जो है नताइज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा ये इकोनॉमी की वॉर है। 16 दिसंबर 1971 की जीत को लेकर इंडिया में इस दिन को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि 1971 में जिन शुहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम उनकी जुर्रत
जरूरत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सर, इंडिया जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियां भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर, और इस तरह के कच्ची मछली खाने वाले तो हमारे जो लीडर्स थे कुछ इस तरह के। शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था, और ना जाने कितने उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले ये हबशी है कौन। ठीक है, गोदाम से शुरू हो जाते, जिम्मेवार कौन होते? चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है। दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है, कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निजाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। तो पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। हर मुल्क एक दूसरे के साथ इकॉनमी, और देखिए मेरी बात सुने, अब ना लोग बहुत एडवांस हो गए, 5th जनरेशन है, लोगों को पता है कि हमने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, अपने मुल्क को डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। वो दौर नहीं रहे हैं लोग एक दूसरे लड़े, लोग अपने मफाद को देख रहे हैं, अपने मुल्क को। हर बंदे को यह है कि हमने अपना मुल्क चलाना है, हमने अपनी आवाम को आगे लेकर जाना है, साइंस में, IT में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में। तो वो सब लोग मिलजुल के काम करें। हम भी बेवकूफ़ हैं जो पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। आप नहीं समझती कि एक साइड पर आज से कुछ दिन पहले अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगाई मिसाइल साज कंपनी पर, और आज इंडिया से ये खबर आ रही है कि वो अपना मिसाइल वियतनाम को देने जा रहा है। डिफरेंट क्या समझती दोनों कंट्रीज की पॉलिसी का? क्या इस तरह का मामला है कि जो इतना ज़्यादा इंडिया डेवलप होता जा रहा है और पाकिस्तान जिनके लिए हमने जंग लड़ी थी वही हमको पाबंदी। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज के बगैर हो सकता है। तो क्योंकि बात ये है कि अमेरिका वो मुल्क है जिसको इंडिया ने भी शटअप कॉल दी थी और बोला था एब्सोल्युटली नॉट। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शटअप कॉल दी थी। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें गाइडलाइन देने वाले, जो हमारी कौम के लिए और हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा हम वही करेंगे। इंडिया की वो एक शटअप कॉल आज भी अमेरिका को याद है। अमेरिका इंडिया को आंखें दिखाने से डरता है क्योंकि ना तो वो अमेरिका का सर खरीद गुलाम है और ना ही वो अमेरिका से कर्जे लेकर पलता है। बात यह है कि हम हैं कर्ज़ों पे पलने वाली कौम, हम डंडे भी खाते हैं, पैसे भी लेते हैं और उनके कहे पे चलते हैं। तो बात यह है कि अमेरिका के खुद इंडिया के साथ अब ताल्लुकात देख लें, ठीक है, अमेरिका के इंडिया के साथ कितने बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमें गधा बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लेकिन हमारे सियासतदानों को ये बात समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। खुद इन्होंने इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं और हमें इंडिया के साथ लड़वाया हुआ है। देखिए, अगर ताल्लुकात, आपकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर ताल्लुकात बेहतर थे तभी अफगानिस्तान से डायरेक्टली पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं बगैर वीज़े के नरेंद्र मोदी, और वज़ीर आज़म खुद उनको रिसीव करते हैं और सीधा घर अपने रायवंड में लेके जाते हैं, वहाँ से फिर उनको 2 घंटे बाद ड्रॉप भी करने आते हैं। तो ये तो हमें किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। हमेशा से अगर आपने देखा हो तो मुस्लिम लीग नून को हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया है। यही कहा गया है कि जी नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के कारखाने चलते हैं इंडिया के अंदर। आज तक इसका सबूत पाकिस्तान है नहीं, मैंने रिसर्च काफी की, आज तक इसका कोई सबूत हमें नहीं मिल सकता।
सका, ये हवाई बातें हैं। लेकिन आप नहीं मैम समझती कि अगर नवाज शरीफ के इतने ज्यादा बेहतरीन ताल्लुक है नरेंद्र मोदी के साथ, तो आज उनका भाई सीट पर है और उन्हीं की जमात है जिसकी वो सदारत कर रहे हैं, तो वो मतलब अपने जो बॉर्डर के मामलात हैं, तिजारत को, ट्रेड को ओपन नहीं करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते? बात ये है कि अगर ताल्लुकात हैं भी तो इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर ताल्लुकात हैं तो आप उनके साथ मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतर कर सकते हैं। ख्याल ये सिर्फ हवाई बातें हैं। पाकिस्तानी अवाम को बस ऐसे ही हवा में तीर चलाने का शौक होता है। आज तक इसका कोई सबूत दे ही नहीं सके। कितनी फैक्ट्रियाँ नवाज शरीफ की इंडिया के अंदर हमें नहीं पता, कितने कारखाने चल रहे हैं हमें नहीं पता, किसी एक फैक्ट्री का नाम बता दें। हमने भी रिसर्च किया, हमें तो नज़र नहीं आया। अगर वाकई में इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते पाकिस्तान के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ, तो बॉर्डर खुलते, ट्रेड होते, क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है। नरेंद्र मोदी किस लिए आए थे? नवाज शरीफ के घर गए, या तो उनका कोई सरकारी दौरा हो, हम उसको माने, लेकिन नवाज शरीफ के डायरेक्टली घर जाना, ये आप क्या समझती हैं? क्या मैसेज दिया था नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी अवाम को, और नवाज शरीफ ने क्या मैसेज दिया था? पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज को रिग्रेट करते हैं कि जो ढाका के जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज है कि हमने उस चीज को अब रियलाइज कर लिया। मुझे पाकिस्तान से बॉयकॉट किया गया था, वो भी आप लोगों के सामने था। मुझे बांग्लादेश के मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे थे, वो मैंने आपको लाइव में सुना दिया था, और कई नेशनल न्यूज में भारत में भी दिखाया गया। बांग्लादेश के कई 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाजिया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 72 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे, और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाजिया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था, कि हम बगैर वीजा टिकट के आपके मुल्क में आ सकते हैं, हम इतनी पावर रखते हैं। चाइना के साथ तिजारत भी कर रहा है, लेकिन जो चाइना के दुश्मन है फिलिपाइन, वियतनाम, उनको बरामूज मिसाइल के मुआहदे भी कर रहा है। फिलिपाइन को तो ऑलरेडी दे चुका है और वियतनाम को देने जा रहा है। $700 मिलियन की ये ट्रेड करने जा रहा है वियतनाम के साथ। आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि वो ट्रेड भी करते हैं और अपने डिफेंस सिस्टम में अपने पड़ोसियों की हेल्प भी करते हैं? देखिए, इंडिया हर तरह से मजबूत है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज एक तो उनकी खारजा पॉलिसी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मैं इस हक में उनके बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक साइड पे अपना बिजनेस कर रहे हैं एंड सेकंड साइड पे वो अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या समझना है? हमारे यहाँ तो हुक्मरानों की ना नीयत ठीक है, ना वो खुद ठीक है, ना वो खुद चाहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी ठीक हो, या वो ये भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग ट्रेड्स करके अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकें। तो हमने तो ऐसे ही रहना है, तो हम क्यों ये चीज़ करें कि यार उसने वहाँ ट्रेड कर दी, उसने ये कर दिया, सबसे हमें क्या फ़ायदा मिलना है? सर, हमें एज ए पाकिस्तानी तो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें या हम भी अपने मुल्क की तरक्की के राह पर लाएं, लेकिन कहाँ हम अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं इस वक्त के, मतलब ना मुल्क लीड कहीं कर पा रहा है और ना मुल्क, बिल्कुल डीरेल हम हुए पड़े इस वक्त। मामलात के साथ कोई दीनी बहस में पड़ा हुआ है और कुछ लोगों को जोड़ दिया पॉलिटिकल बहस पे, कोई पॉलिटिकल बहस कर रहा है, कुछ लोगों को जोड़ दिया हुआ है टेक्निकली बहस पे कि मैं टेक्निकली अच्छा हूँ। सो इस सब में मुल्क नहीं है। एवरीथिंग इज़ दैट कि मैं क्या हूँ। सो हर बंदा अपना सोच रहा है एंड द पब्लिक ऑफ इंडिया या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक, अबाउट द कंट्री, अबाउट देयर पॉलिसीज। सो आई थिंक सो वो इस तरह कामयाब होंगे। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? जो वो जिस तरह मिसाइल बना रहे हैं, इसके लिए आपको जो स्कूल लेवल है वहाँ से सीखना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ता है। साइंसदान जब आप पैदा करते हैं, फिर ये हमें इस तरह की हमें जो हमें इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं, तब हमें नज़र आते हैं। आप एज ए पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात है आप पढ़े होंगे, आप समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर इस तरह की सहूलतें मौजूद हैं? अच्छा, उसका यही कहूँगा यार, देखें हम कहाँ तरक्की कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूल से निकल के बच्चा आजकल फैमिली व्लॉगर बन रहा है। जिसका दिल करता है वो उठता है, माइक पकड़ता है, यूट्यूब पे आ जाता है, चंद बातें करता है, बैक एंड पे कुछ पता हो या ना हो। तो ये सब चल रहा है। ऑन द ग्राउंड, ऑन द रियलिटी लेवल, नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, दे आर जस्ट थिंकिंग। समझते कि पाकिस्तान के जैसे आप बात कर रहे हैं कि कोई भी उठता माइक पकड़ता है, अगर सोशल मीडिया यूट्यूबर अगर आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं तो अच्छा वर्क कर रहे हैं वो,
देखे ना जो अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको कितने लोग सुनते हैं। Exactly, There are a lot of people who are going to train you, जो समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, बट आप उसको सुनते नहीं हैं। आपके लिए जैसे मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने, मैं फॉरेन पॉलिसी पे बात करता हूँ, पाकिस्तान से मुझे जस्ट 8 से। नमस्कार दोस्तों, इंडिया से बड़ा बड़ा कंट्री डरता है, जैसे चाइना, अमेरिका। इंडिया को कोई आँख नहीं दिखा सकता है।